સુપ્રભાતો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ કક્ષા 9 વિષય છે હિન્દી અને જેમનું 5મું લેसन છે स्वराज्य की नींव। वो पाठ आपके समक्ष मैं समझौती द्वारा समझाऊंगी। यह जो पाठ है इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। स्वराज्य की नींव है वो एकांकी है, नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसलिए मैं सभी पात्रों के जो महत्व है वो मैं बारी बारी आपको समझाऊंगी। इस एकांकी में लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव, सेना नायक, एक 6 पात्रों का महत्व बताया गया है। मैं इनकी एकांकी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। केप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। यहाँ रंगमंच यानी के नाटक जहाँ प्रस्तुत हो रहा है उसका पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई, सखी जूही वो जो है वो सैनिक के लाल कपड़े पहने हुए हैं। युद्ध की तैयारियां चल रही है। आज झांसी पर किसी ने हमला कर दिया है और अपना झांसी बचाने के लिए वो युद्ध की ओर जाने की तैयारियां कर रही है। लक्ष्मीबाई, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्गों में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूँगी। आज दुश्मनों ने झांसी पर हमला कर दिया है। सेना नायक रघुनाथ राव, तात्या आदि युद्ध की तैयारियां में अभी लगे नहीं हैं, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जो वो व्याकुल हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर सब कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण हिमालय जैसा पहाड़ अड़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि झांसी, कालपी, ग्वालियर पर जब कोई हमला करता है तो मैं युद्ध से उसे पराजित कर लेती हूँ और अपनी झांसी उसे वापस ले लेती हूँ। लेकिन जैसे ही एक परेशानी दूर हो जाती है और उसी प्रकार तुरंत ही दूसरी परेशानी हिमालय जैसी सामने आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी झांसी खो दी है। तब लक्ष्मीबाई कहती है कि नहीं, मैं अपनी झांसी किसी के भी हाथ में नहीं आने दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही वो अपनी सखी जूही से बातें करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी
झांसी मेरे हाथ से निकल गई है। तभी अचानक उसमें एक सहसा आवाज आती है उसके मन से, नहीं नहीं झांसी, मैं झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अकेली हूँ तो क्या हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही अपनी झांसी लेकर ही रहूंगी। जूही जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। भगवत गीता में भगवत गीता पढ़ने में इतनी सहसा, इतनी हिम्मत आ जाती है। पहले तभी वो जूही कहती है कि कौन कहता है कि महारानी आप अकेली है, जो सारा दिन भगवत गीता का पाठ करती है, उसमें सहसा अचानक ही उसमें शक्ति भरपूर आ जाती है। आप निराश मत होइए। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तुम्हें याद है, लक्ष्मीबाई कहती है जूही से, तुम्हें याद है, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन बाबा गंगादास की वाणी मुझे याद आती है कि उसने कहा था कि जब तक समाज के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव दूर नहीं जाएगा, जब तक सभी लोग विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाएंगे। विलास प्रियता के मोर शौक के अंदर जो पतानी जिंदगी पसार करते हैं उसके कहते हैं विलास प्रियता। जो लोग मोर शौक के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और लोगों की सेवा करने में मदद रूप नहीं बनते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। हमें हमारा राज्य कभी नहीं मिल सकता। वो मिल सकता है जब हम सब एक होकर सेवा, तपस्या और बलिदान से अपने समाज के लोगों की सेवा करें। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। क्या कहते हैं? जूही कहती है कि लेकिन महारानी, बाबा गंगादास ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना है, स्वराज्य का नींव का पत्थर बनना है। यहाँ क्या बताते हैं? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी एक पत्थर जैसा आकार में एक यादगार रूपे उसे स्थापित करते हैं। तो आइए શું કહે છે जूही के महारानी लक्ष्मीबाई, स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें भूमि तैयार करना है, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। सफलता और असफलता देव के हाथ में है, जो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मृत्यु, जीवन वो भगवान के हाथ में है। हमें युद्ध में सफलता मिले कि असफलता मिले वो भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में एक है। क्या है? तो कि नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? मृत्यु। जब मृत्यु को पाकर हम जो पत्थर बन जाते हैं, जिसकी लोग पूजा करते हैं, तो वो पत्थर बनना हमारा सौથી प्रथम अधिकार है। यह हमारा अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल यहाँ लक्ष्मीનું नाम છે એ જૂહીને આપ્યું છે। तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियाँ बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा।
जहाँ युद्ध की तैयारियां चल रही है, मृत्यु को सामने देखकर भी तुम डगमगा नहीं रही हो, मृत्यु की सीमा में तुम पहुंचकर स्वराज्य का पत्थर बनना चाहती हो, तो ऐसे लोगों को पाकर मेरा राज्य और मैं महान हो गई। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, क्योंकि पुरुष लोग जो है वो अनायासी नशे में पड़े हुए हैं, विलास भोग में पड़े हुए हैं, और स्त्रियों जो है वो युद्ध की जो शंख बज रहे हैं उसकी चिंता में परेशान है। इसीलिए तो वह कहती है कि हमारे पास शक्ति है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम दुर्बल बन गए हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो क्यों? यहाँ लक्ष्मीबाई से वो उत्तेजित होकर जूही से कहती है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है पर हमारे शासन का हमारी सेना का अनुशासन करने वाला कहाँ है? हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा क्यों? तुम जानती हो? जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। हम એટલે કે પુરુષ લોકોનું કહે છે कि हमारे जो पुरुष है, जो तात्या है, रघुनाथ है, वो सभी विलासिता में डूब गए हैं। उसे हमारे राज्य की कोई चिंता नहीं है। भोग विलास में इस प्रकार डूब गए हैं कि उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तभी वहाँ मुंदर प्रवेश करती है। कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। हम विलासिता में डूबे हैं? हम तो युद्ध की तैयारी में पड़े हुए हैं। विलासिता में डूबे हुए हैं, नशे में पड़े हुए हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब यानी कि बांद्रा के राजा और हमारे राज्य के सेनापति तात्या, ये विलासिता में डूबे हुए हैं। जूही, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। यहाँ वो मुंदर जो है वो सेनापति तात्या का भी नाम लेती है, तो जूही उसे मना कर देती है कि हमारे सेनापति नहीं थे, मुंदर। और ओहो समझी, तुमको उनका पक्ष लो गई, क्योंकि वो उसे प्रेम करती है, वो उसे पसंद करती है। इसलिए जब मुंदर तात्या का नाम लेते हैं, सेनापति का नाम लेते हैं, तो जूही उसे मना कर देती है। तभी मुंदर कहती है कि तुम तो उनका ही पक्ष लोगी ही। जूही, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानती है। जूही शू कहे छे अहींया कि मैं सेनापति तात्या का पक्ष नहीं लेती, मैं तो जो बात सत्य है उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। वो हंसती है कि तुम जो तात्या जो है वो राव साहब को अपना स्वामी मानता है, तो मुंदर कहती है कि जूही तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। अगर सेनापति खुद विलासिता में डूबे हुए हैं और अपने देश की रक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मैं देश के खातिर अपने स्वामी को भी, जिसे अपना मन का स्वामी बना लिया है, मैं उसे भी ठुकरा सकती हूँ, और यहाँ तक कि मैं उसे ठुकरा भी चुकी हूँ। मुंदर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें रोकती क्यों नहीं? मुंदर कहती है क्यों सेनापति गलत रास्ते पे चल रहा है तो तुम उन्हें रोकती क्यों नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर,
कि मुंदर, जूही ने उन्हें रोका था, मैं ये बात जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, नाच सकती हूँ, लेकिन तो इसे उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। शू कहे छे लक्ष्मीबाई कि मुंदर, जूही सही कह रही है, वो उससे समझना भी चाहती है, वो उससे बात भी की थी, लेकिन जब राव साहब ने कहन भेजा था तात्या से कि जूही को राजभवन में लेकर उसे नृत्य करवाने के लिए, तब उसने धुतकार दिया था कि मैं नाचने के लिए राजभवन में नहीं आऊँगी। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, स्वराज्य એટલે કે પોતાના દેશ માટે मैं नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। शू कहे छे यहाँ जूही? रानी लक्ष्मीबाई ने कहे छे कि मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, लेकिन किसी विलासिता में डूबे हुए लोगों के लिए मैं नहीं नाच सकती। लक्ष्मीबाई, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, क्योंकि सेनापति जो है वो लक्ष्मीबाई की ताकत है, એટલે तुम ठोकर मार सकती हो। लक्ष्मीबाई कहती है जूही से, तुम ठोकर मार सकती हो, लेकिन मैं तो ठोकर भी नहीं मार सकती जूही। यही दर्द तो मुझे हमें कचोद रहा है, यही दुख मुझे कचोद रहा है कि मैं तो ठोकर भी नहीं मार सकती। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो सुधर जाएंगे और नशे में से बाहर आएंगे, ऐसा भी तो नहीं है। तो हमने कब से उसे ठोकर मार दी होगी। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। शू कहे छे जूही कि मैं किसी और की तो बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ। एक बार मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं सभी पुरुषों को ठोकर मार सकती हूँ, चाहे वो राज साहब हो, चाहे वो सेनापति तात्या हो, चाहे वो रघुनाथ राव भी हो। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब। भाई साहब कहे छे लक्ष्मीबाई ने। मुंदर भी कहती है कि मैं भी तैयार हूँ। ऐसे पुरुषों का क्या काम जिसके वजह से दुश्मन हमारी सेना तक, हमारी सीमा तक पहुँच गए हैं, और स्त्रियों को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ता है। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उसकी नींद से जगा सकती है। अब हम नहीं प्रयास करेंगे। अब जब दुश्मन हमारे राज्य में प्रवेश करेंगे, उसकी ठोकर मारेंगे, तभी उसकी ठोकर से उसकी नींद खुलेगी। अब हम उसके नींद खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? उसे नहीं मालूम था कि सेना जो झांसी पर हमला होने वाला है और सीमा तक उसकी दुश्मनों की सेना भी आ पहुंची है, इसीलिए वो कहती है दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी। शिखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। तभी बाहर से दुश्मनों के टोप जो चल रहे थे उसकी आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। जूही से
कहती है कि तू कहीं से भी तात्या को खोज, वो कहाँ है, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। वो तुम्हें मिल जाए तो तुरंत मेरा संदेशा देना कि वो मेरे समक्ष